व्यूअर्स, माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 व्हिच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। अगर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके लॉन्ग फॉर्म इसका वन शॉट है उसको देख सकते हो। एंड अगर आप रैपिड एक क्विक रिवीजन के लिए क्विक समरी के लिए आए हो, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, आपके नहीं पीरियोडिक टेबल के। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में आते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बात चल रही थी। सबसे पहले लेवोशियर क्लासिफिकेशन आया 1789 में। इन्होंने बोला कि आपको क्लासिफाई करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स से दो ही टाइप के होते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देना। लेकिन हमें पता है इनफैक्ट बहुत सी गलतियां निकली, बट एक तो सबसे बेसिक चीज है कि हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो उन्हें कहां रखे, तो कहीं ना कहीं ये क्लासिफिकेशन फेल कर गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 1829 में हुआ, जो कि किया डॉब्लिनियर ने, डॉब्लिनियर ट्राइड्स के नाम से। डॉब्लिनियर ट्राइड्स क्या है? इन्होंने बोला एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए इन देयर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में, और तीन तीन के ग्रुप बना लो। अब जब आप तीन तीन के ग्रुप में पहले और थर्ड एलिमेंट के मासेस का एवरेज सम निकालोगे तो वो मिडिल वाले मास के मिडिल वाले एलिमेंट के मास को दे देगा। मतलब जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रखो, तो लिथियम और पोटेशियम के जो मास है उसका एवरेज सम आप निकालोगे, ठीक है, तो उनका एडिशन ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 2, तो वो बराबर आएगा सोडियम के मास के। तो ये था डॉब्लिनियर क्लासिफिकेशन, डॉब्लिनियर ट्राइड रूल बेसिकली। बट ये भी फेल कर गया। क्यों फेल किया होगा ये देखो, यहां पे तो बेसिकली तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज नहीं हो रहे हैं ना, तीन तीन के ग्रुप कैसे होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थोड़ी बहुत है ना, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना है। तो कई सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वाला जो अपना क्लासिफिकेशन था फेल कर गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का 1865 के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, लेवोशियर क्लासिफिकेशन के टाइम पे 33 एलिमेंट्स थे, है ना। न्यूलैंड्स डॉब्लिनियर इनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स के आसपास आ गए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना, सही था, पर साथ ही साथ तीन की जगह 8 के ग्रुप्स में रख दो। तो इससे क्या होगा, हर फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट से कुछ यू कैन से सिमिलरिटी दिखाएगा प्रॉपर्टीज में, और यही हो गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स। बट ये मेथड जो ये क्लासिफिकेशन है ये भी फेल कर गया, क्योंकि ये हमारे हेवी मेटल्स में सही हो ही नहीं पा रही थी चीजें, है ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी गलती हो गई। नेक्स्ट आया हमारे पास 1869 में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, जिस टाइम अराउंड 63 एलिमेंट्स के आसपास आ चुके थे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक बहुत सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में कि ऐसे ना ग्रुप बनाओ 5 5 6 6 8 8 का। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, एक टेबल बना लो जिसमें कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, यानी कि कुछ ग्रुप्स होंगे और कुछ पीरियड्स होंगे, ठीक है। कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स होंगे अभी ये बात नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इस तरीके से रखते हो एलिमेंट्स को, और कैसे रखना है, इनके अकॉर्डिंग पीरियोडिक लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एंड रिपीटेशन शो एट रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टीज में कुछ आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा, है ना। जैसे ग्रुप 1 में सबके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, कुछ ना कुछ रिपीटेशन रेगुलर इंटरवल में दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये रखा कैसे, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये भी फेल कर जाता है, क्योंकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई सबसे पहले, है ना। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऐसा रख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो क्या एक एलिमेंट को 2 3 3 जगह रख देंगे अगर उसका 2 3 मास है, तो इस वजह से और भी कई साइड इफेक्ट्स है, जिसकी वजह से मेनली पीरियोडिक टेबल को हमने हटा दिया। लास्ट में आते हैं हेनरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे आप नाम से जानते हो। यहाँ पे क्या बोला गया, तो 1913 में इन्होंने बोला कि ये सारी बातें सही हैं, बस गलती पता है क्या है, एटॉमिक मास जो आप बार-बार बोल रहे हो। तो इनके अकॉर्डिंग रेगुलरिटी इन प्रॉपर्टीज दिख रहा है, यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दिख रहा है, रेगुलर इंटरवल पे चेंज आ रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन जब आप अरेंज करोगे एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखते हो, तो उस टाइम पे जो रेगुलर चेंज दिखता है वो आपको बेसिकली पीरियोडिक टेबल सही से बता देगा। 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने पीरियड्स बोला, 18 वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप्स बोला, ठीक है। एंड कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है तो स्पेस भी छोड़ी। आगे बढ़ते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पहले होता क्या है, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, है ना, जैसे एटॉमिक नंबर में चेंज होने की वजह से एंड सो ऑन, तो ये होती है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। अब हमें याद करने हैं मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 2 8 8 18 18 32। ये क्या है समझो। अगर मैंने आपसे बोला एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या है, तो आपने बोला मैम 3, है ना। मैंने बोला सोडियम, आपने बोला मैम 11, मैंने बोला पोटेशियम, आपने बोला 19, अब मैंने बोला रुबिडियम। अब कैसे निकलेगा, या इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का अगर मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछ रही हूं, तो मैजिक नंबर्स कहते हैं कि जब आप फर्स्ट से सेकंड पीरियड में आ रहे हो तो +2 कर दो तो एटॉमिक नंबर मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर दो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। सिमिलरली पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड हुआ, ठीक है। लिथियम से सोडियम आते हैं +8, या आप बोलो पीरियड 2 से पीरियड 3 में आते हैं, फिर इधर करते हैं वापस से +8, देन प्लस का 18, देन अगेन प्लस का 18 एंड प्लस का 32। तो अगर आप इस तरीके से ऐड करते जाओगे तो आपको एटॉमिक नंबर्स मिलते जाएंगे। रेगुलर इंटरवल देखो यहां पे भी देखने को मिला, ठीक है ना। कुछ ग्रुप्स के नेम आपको याद रखने हैं, है ना। जैसे ग्रुप 1 को आप बोलते हो अल्काइल मेटल्स, ग्रुप 2 को आप बोलते हो अल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप नंबर जो अपना 12 होता है उसे आप बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहां पे मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक ट्रांजिशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स। 13 को आप बोलते हो बोरॉन फैमिली, 14 को आप बोलते हो कार्बन फैमिली, 15 को बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली, 16 को बोलते हो ऑक्सीजन फैमिली। 15 और 16 का एक और नाम होता है, 15 को आप निकोजेंस एंड 16 को आप चाल्कोजेंस भी बोलते हो। 17 ग्रुप जो होता है जहां पे हमारे हेलोजेंस आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, जिनकी वैलेंसी -1 होती है ना। तो ये आते हैं हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। लास्ट ग्रुप 18 को आप बोलते हो नोबल गैसेस, या फिर आप इसे इनर्ट गैस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलो मेरे साइड बाय साइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे। तो हर साइंटिस्ट बोल रहे हैं मैंने डिस्कवर किया, मेरे नाम पे रख दो, दूसरे साइंटिस्ट ने बोला मैंने डिस्कवर किया, मेरे नाम पे रख दो। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल चूज किया गया, व्हिच इज आईयूपीएसी सिस्टम। यहां पे आपको क्या करना है, मतलब 100 के बाद जो एटॉमिक नंबर्स उनके लिए आप कैसे नेमिंग करोगे, तो आपने कुछ नेम डिजिट का सोच लिया। जैसे 0 के लिए आप बोलोगे निल, 1 के लिए बोलोगे उन, 2 के लिए बोलोगे बाय, 3 के लिए बोलोगे ट्राई, 4 के लिए बोलोगे क्वाड, 5 के लिए बोलोगे पेंट, देन हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इसके एब्रिविएशंस भी रहती है। अब इसके बाद जब आप ये नाम लिखोगे तो ईएम वर्ड को यूज करते जाना। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला 101 एटॉमिक नंबर है, बताओ आप क्या रखोगे इसका नाम। तो 1 के लिए आपने क्या बोला उन, 0 के लिए क्या बोला निल, वापस से 101, 1 के लिए उन, तो उन निल उन, और साथ में क्या लगाना है ईएम, तो उन निल उन ईएम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोला 105 के लिए बताओ क्या बोलोगे, ठीक है। 1 के लिए उन, 0 के लिए निल, 5 के लिए पेंट, उन निल पेंट और ईएम, तो उन निल पेंट ईएम, ठीक है। एंड इस तरीके से आप नेम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो हमारे पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे होते हैं s ब्लॉक, ठीक है। ये वाले होते हैं हमारे p ब्लॉक, सेंटर में होते हैं d ब्लॉक एंड नीचे होते हैं f ब्लॉक। f ब्लॉक को क्या बोलते हो, लैंथोनाइड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं। अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है ns 0 से 2 तक की, यानी कि n क्या है, n यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, n मतलब आउटर मोशन पीरियड, ठीक है, पीरियड नंबर बता रहे हैं। देन s ब्लॉक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जैसे आपने चैप्टर 2 पढ़ के आया होगा, तो 1 से 2, तो ns1 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, है ना, या आपसे बोलूं हाइड्रोजन, तो कैसे करोगे, सोडियम की कैसे करोगे, लिथियम मान लो, चलो इजी है, लिथियम ले लेते हैं पहले, है ना। सोडियम भी कर सकते हो, ये कैसे होगा 1s2, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 3 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s1। सोडियम कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 11 एटॉमिक नंबर होता है ना। तो इस तरीके से s में पहले पीरियड लिखोगे n एंड देन उसके बाद s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। p ब्लॉक कैसे करोगे ns2 फिर np, n मतलब वही पीरियड नंबर जो आगे वैल्यू लग रही है, ठीक है। p क्या होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। d के लिए कैसे करोगे n -1, अब n -1 है क्या, n क्या है आउटर मोस्ट शेल, बैलेंस शेल, n -1 मतलब उसके अंदर वाली शेल, जैसे आप बोलते हो पेनल्टी शेल, और उसके अंदर जो शेल होती है उसे n -2 से लिखते हो और इसका नाम होता है
है एंटी पेनल्टीमेट शेल। यहां पे कैसे करोगे, पेनल्टीमेट शेल n-1d, d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1 to 10 एंड ns 1 to 2। फिर f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एंटी पेनल्टीमेट शेल f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। देन उसके बाद पेनल्टीमेट शेल n-1d, d में यहां पे 1 से 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड देन ns2। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुई। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब भी कभी हम पीरियड 2 और पीरियड 3 को देखते हैं तो हमें इनके एलिमेंट्स में एक डायगोनल रिलेशनशिप दिखता है। डायगोनली प्रॉपर्टीज दिखती है, सिमिलरिटीज थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में, डायगोनली प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटी दिखती है, इसे आप बोलते हो ये है इसका डायगोनल रिलेशनशिप एंड इस एलिमेंट को हम बोलते हैं ये है ब्रिज एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैसे हम फाइंड करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक में हमारा इलेक्ट्रॉन है, कहां पे हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो उस एलिमेंट की जिसके बारे में पता करने वाले हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पीरियड ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालोगे, ये इक्वल होता है जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा होगा, मतलब जो n की वैल्यू आ रही होगी उस तरीके से आप पीरियड बता दोगे। ठीक है, यानी लास्ट शेल। ठीक है, ब्लॉक कैसे बताते हो, सबशेल देख के s p d f जो भी सबशेल है उसके हिसाब से ब्लॉक बताते हो। दिक्कत आती है ग्रुप बताने में, ग्रुप कैसे बताओगे, अगर s ब्लॉक में एलिमेंट है तो s ब्लॉक में तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो बोलना ग्रुप 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बोलना ग्रुप 2। अगर p ब्लॉक है तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में उसमें 12 ऐड कर देना। ठीक है, 12 ऐड कर देना। एंड d ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ns वाली में उसमें आप क्या करोगे, जो भी अपनी पेनल्टीमेट शेल है n-1d है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ns ऑर्बिटल जो उसमें प्लस करोगे इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल में। ठीक है, एलिमेंट एक एग्जांपल से करते हैं जल्दी से। अगर मैंने आपको बोला पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बताओ, पीरियड कैसे निकालते हैं, n आउटर मोस्ट शेल है ना जो है, तो कहां पे आ रहा है, n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो पीरियड 3 हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा है, देखो कौन से ब्लॉक में जा रहा है, p ब्लॉक में जा रहा है। ग्रुप कौन सा आएगा, अब ग्रुप कैसे निकालते हैं, अगर p ब्लॉक है तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें 12 को ऐड करते हैं, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, 12 + 1 which is 13, तो ये 13th ग्रुप में 3rd पीरियड में p ब्लॉक में पाया जाता है, चेक करना वहीं पाया जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज से हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कैसे प्रॉपर्टीज शो करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज याद रखना। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, उसे आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस। ये 4 टाइप्स हो सकती है। नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस, अगर कोई दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना लिए तो सेंटर से सेंटर तक की उसके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसे आप बोलते हो कोवेलेंट रेडियस। वैन डेर वाल्स रेडियस, दो एटम जितना पास आ सकते हैं क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रहे तो जितने पास आ सकते हैं उतना पास कर दिया तो उनके सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपनी वैन डेर वाल्स रेडियस है। ये जनरली नोबल गैसेस के लिए होती है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का मतलब है दो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो रेडियस है उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आयनिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, जैसे मेटालिक रॉड वगैरह मैंने ले ली तो इनके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी दो मेटल्स की वो मेटालिक रेडियस होगी। अगर आपसे बोले कोई कि इसमें किस तरीके से ट्रेंड है तो आप बोलना कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी रेडियस होती है, यू कैन सी सबसे कम इनके बीच में डिस्टेंस आएगी, देन मेटालिक रेडियस एंड देन अपनी वैन डेर वाल्स काफी दूर है तो उसके बाद वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी एटम को ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया, वापस से समझो। अब क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमने कुछ एनर्जी दी थी, अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे का उल्टे है ये दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, किसी भी एटम की वो ताकत जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर, एलिमेंट्स जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना, तो उन्हें चार्ज आता है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो जो चार्ज आ रहा है या तो जो कैरेक्टर हो रहा है दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर सिंपल शब्दों में लिख लो, ये दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं। टॉप टू बॉटम आते टाइम इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हमको इंक्रीज होते हुए दिखते हैं दोनों। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर दोनों इंक्रीज करेंगे एंड बाकी के सारे उस टाइम पे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लेफ्ट टू राइट में ऑपोजिट हो जाता है, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस एंड अपना मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है एंड बाकी सबके सब इंक्रीज करते हैं। लेट मी टेल यू ऑल, ये सब जनरल ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। कई एक्सेप्शंस होते हैं जिनसे कुछ मैंने आप भी बताया और ऑफ कोर्स डिटेल वीडियो में सारे कवर हुए। जैसे मैं आपको बात बताऊं एटॉमिक रेडियस की, हाइड्रोजन और हीलियम में हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, क्यों ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाता है एटॉमिक रेडियस कम होती है ना, तो हाइड्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए बट हीलियम की ज्यादा होती है। ऐसा ही नहीं बल्कि हर एक पीरियड में देखा जाता है कि हर एक पीरियड में जो नोबल गैस है ना वो एटॉमिक रेडियस ज्यादा दिखा रहा है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में। क्या रीजन होगा, क्योंकि नोबल गैसेस में होती है हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस, दूर दूर रेडियस होती है, तो इस वजह से इसकी रेडियस तो ज्यादा होगी ना, तो इस वजह से नोबल गैसेस की रेडियस ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ एक बार बेसिकली गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। डी ब्लॉक तो ऐसा है, तो डी ब्लॉक में तो बहुत ज्यादा वेरिएबल चेंज दिखता है। अब सुनो, मैंने आपसे बोला लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती है। क्या रीजन होता है इसका, एक्चुअली इसका रीजन होता है जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से एटम की रेडियस कम होती है। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा देखने को मिलता है कि पहले क्या होता है, जैसे हम एक ग्रुप ले लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है ना, ये वाला हमने अपना एलिमेंट उठा लिया। तो स्टार्टिंग में देखते हैं पहले तो एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है जो कि होना चाहिए था, फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कांस्टेंट हो जाता है एंड इतना ही नहीं कुछ देर बाद ये थोड़ा इंक्रीज भी कर जाता है। तो साइज लेफ्ट टू राइट करना क्या चाहिए, डिक्रीज, बट वो डिक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। ऐसा क्यों, इसका रीजन होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली शील्ड करना। जो पेनल्टीमेट शेल है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देते, अंदर वाली शेल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैठाई हुई है ताकि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर ना आ पाए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड कर रही है पेनल्टीमेट शेल बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देगी। अच्छा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शील्ड कर रहा है तो उतना ज्यादा एटम का साइज अंदर नहीं आने दे रहा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन नहीं होने दे रहा, रिपल्शन कर दे रहा है, और जितना पूरा शील्डिंग इफेक्ट उतना छोटा एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस शील्डिंग इफेक्ट का डिफरेंस देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एटम का साइज कम होता जा रहा है जो होना चाहिए, फिर हम देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो साइज भी कांस्टेंट हो गया, और एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो गया शील्डिंग इफेक्ट से, तो इस वजह से हमने देखा कि एटम का साइज बढ़ गया, जैसे कॉपर और जिंक में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे और भी एक्सेप्शंस होते हैं बाकी अपने प्रॉपर्टीज के जिसको आपको डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक स्टीडी डिक्रीज होता है। लैंथनम के अंदर होते हैं 14 लैंथनॉइड्स जो कि नीचे बैठे हुए हैं, है ना। अब हम देखते हैं लैंथनम के बगल वाला जो एलिमेंट है ऊपर से नीचे आते टाइम जनरली एटम का साइज इंक्रीज करता है, बट जिरकोनियम और हॉफनियम में देखने को मिलता है कि इनका साइज तो दूसरा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रीजन होता है लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सडन डिक्रीज होता है, स्टीडी डिक्रीज होता है एटॉमिक आयनिक साइज में जब आप लैंथनम में आगे बढ़ रहे होते हो, बट ये हर एक एलिमेंट में देखने को नहीं मिलता, कुछ एलिमेंट्स तक ही रहता है केवल। ठीक है, सो दिस इज लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है जाके लेनी वीडियो जरूर देख लेना, अगर ओवरव्यू लेना था तो आपको सब कुछ आ गया होगा। आई होप सो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रैपिड रिवीजन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।